एक गांव में ज्ञानचंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ज्ञानी था। एक दिन ज्ञानचंद अपनी पत्नी से बोला, बहुत दिनों से मोहन की कोई खबर नहीं मिली है। मैं कल सुबह उससे मिलने के लिए उसके गांव के लिए निकल जाऊंगा। आज सुबह सुबह मेरी बाईं आंख फड़क रही थी। अजी, अब कहीं मत जाइए। तुम जानती हो भाग्यवान, मोहन का हमारे सिवाय कोई नहीं है। जानते हुए ऐसी टोका टोकी नहीं करते हैं। तुम जाकर मेरे जाने की तैयारी करो। ठीक है, मैं आपके जाने की तैयारी कर देती हूँ। ज्ञानचंद्र का मित्र बचपन से ही गूंगा था। ज्ञानचंद्र सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वह ज्ञानचंद से बोलता है, भाई, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम ज्ञानचंद्र है। मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। मेरा नाम महाकाल है। मुझे भी उसी तरफ जाना है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे ठीक से रास्ता पता नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल चलिए, अच्छा ही होगा। हम दोनों साथ साथ चलेंगे तो समय भी जल्दी कट जाएगा। महाकाल, ये कैसा नाम है? बड़ा अजीब नाम है। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है? लेकिन उसने महाकाल से कुछ भी नहीं पूछा। दोनों धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी बीच में एक छोटा गांव आया। भाई ज्ञानचंद, तुम आगे बढ़ो। मुझे इस गांव में संदेश देना है। मैं संदेश देकर तुम्हें मिलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। तब तक तुम संदेश देकर आ जाओ। हाँ बिल्कुल भाई, आप तब तक आराम करिए, मैं आता हूँ। ज्ञानचंद्र आराम कर रहा था। तभी उस गांव में शोर उठा कि एक बाज ने किसी के प्राण ले लिए। और तभी महाकाल वापस आता है। चलो मित्र, आगे चलते हैं। बहुत काम अभी बाकी है। हाँ हाँ भाई, चलो। तुमने संदेश बहुत जल्दी पहुंचा दिया। हाँ हाँ मित्र, चलो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मित्र, रात हो गई है। पूरा दिन चलकर हम बहुत थक गए हैं। क्यों ना रात को हम इसी जगह पर आराम कर लें? तुम सही कह रहे हो, हम यहीं रुक जाते हैं। वह दोनों वहीं पर आराम करने लगते हैं। महाकाल ने कहा, मित्र, तुम तब तक आराम करो। मुझे किसी का सामान देना है, मैं देकर आता हूँ। महाकाल वहाँ से चला जाता है। अरे, आग लग गई है भैया। पूरे गांव में लगता है कुछ नहीं बचेगा। ये महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ पर किसी न किसी तरह की अनहोनी हो जाती है। तभी महाकाल वापस आ जाता है, लेकिन वह महाकाल से कुछ नहीं पूछता है। और सुबह होते ही दोनों अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से एक दूसरा गांव आया। मित्र, तुम थोड़ा सा विश्राम कर लो। मुझे इस गांव में कुछ काम है। मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। महाकाल वहाँ से चला जाता है। अरे भैया, मधुसूदन को सांप ने डस लिया है। उसकी मृत्यु हो गई है। महाकाल वापस आ जाता है। मित्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। हाँ बोलो, क्या बात है? मित्र, मन में जो भी शंका है उसे दूर कर लो। तुम जिस गांव में जाते हो, तुम्हारे जाते ही वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञानचंद्र, आप मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे थे,
इसीलिए मैं आपके साथ यात्रा करने के लिए निकला था, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा होता है। क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप अपना सही परिचय दें तो मेरे लिए आसानी होगी। मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अगर ऐसी बात है तो तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होंगे। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या सच में अगली मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली है? और मैं ही उसकी मृत्यु का कारण हूँ? वो मेरे बचपन का मित्र है। मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने आगे की यात्रा पर ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से ना मिलने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो तुम्हारे चरणों में ही अपने दम तोड़ देगा। अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने आगे जाऊंगा ही नहीं और अपने घर वापस लौट जाऊंगा। जैसे ही वह गांव से लौटने लगा, उसका मित्र पीछे पीछे जाने लगा। ज्ञानचंद्र को देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। जैसे ही मोहन ज्ञानचंद्र के पास पहुंचता है, वह जमीन पर गिर पड़ता है। मित्र, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूं। उठो मित्र, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मोहन की मृत्यु के बाद ज्ञानचंद्र महाकाली को देखने लगता है। तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सके क्योंकि वो गूंगा है, जिस कारण वो तुम्हें आवाज नहीं दे पा रहा था। अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरुआत से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर झड़ चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं। हालांकि किसी सामान्य जीव के लिए ये जानना सही नहीं है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति लगते हो। जितनी आसानी से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में ये जानकर परेशान नहीं होंगे। क्या मेरी मृत्यु? क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी? तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। ज्ञानचंद्र अपने गांव लौट आया। ज्ञानी व्यक्ति भी मृत्यु के बारे में जानने के बाद मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। ज्ञानचंद्र ने भी ऐसा ही किया। उसकी पहचान उस राजा के राज्य तक थी। ज्ञानचंद्र दरबार में पहुंच गया और सारी बात बताई। फिर राजा ज्ञानचंद्र को अपने राज्य में रहने की अनुमति दे देता है। मृत्यु से एक दिन पहले, कल मेरी मृत्यु का दिन है। आज रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ ताकि ये काली रात और कल का दिन जल्दी ही निकल जाए। ज्ञानचंद्र को नींद में चलने की बीमारी थी। वह स्वयं नहीं जानता था। वो राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य में पहुंच गया। राजा के कक्ष में जाकर रानी के बगल में सो गया। सुबह राजा ने देखा, अरे ये कौन है जिसने हमारी राजरानी के साथ ऐसी गलती करने का साहस किया? सैनिकों, इसको तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। माफी महाराज, माफी।
मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके राज्य में कैसे आया। अरे मूर्ख, तू झूठ बोल रहा है। सच सच बताओ, तुम कोई जासूस तो नहीं हो? महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया, लेकिन इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? तब ज्ञानचंद राजा को सारी बात बताता है। तुम अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करके बहाना बना रहे हो। नहीं महाराज, अगर आपको झूठ लगता है तो पड़ोसी राजा के राज्य जाकर पूछ सकते हो। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। सैनिक दूसरे राज्य जाते हैं। महाराज, ज्ञानचंद सच बोल रहा है। महाराज, इसके अनुसार ज्ञानचंद को फांसी देना उचित नहीं है, लेकिन अब समस्या ये है कि उसे फांसी नहीं दी जाएगी तो ये राज्य के विरुद्ध होगा, और इसे अगर फांसी दी जाएगी तो ये इसके साथ गलत होगा। महाराज, अगर हम ज्ञानचंद को कच्चे धागे से फांसी लगवा दें, जिससे आपके वचन का मान रहेगा, और कच्चे सूत के धागे की फांसी से ज्ञानचंद को कोई नुकसान नहीं होगा। महाराज, ठीक है, ज्ञानचंद्र को कच्चे सूत के धागे से फांसी पर लटका दिया जाए। महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। जैसे ही ज्ञानचंद को फांसी दी गई, धागा टूट गया, लेकिन धागा टूटने से पहले अपना काम कर दिया। ज्ञानचंद की मृत्यु हो जाती है। अरे, विश्वास नहीं हो रहा कि कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो जाएगी। किस्मत का खेल है भैया, जो होना होता है वो होकर ही रहता है।